हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं एम पी जायसवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी की सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक भाषा, लिपि, इन सब पर डिस्कस करने वाले हैं। आप 6, 7, 8 किसी भी क्लास में जाइएगा तो ये पहला चैप्टर हिंदी व्याकरण का जो मिलता है वो मिलता है भाषा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं भाषा क्या है, लिपि क्या है, राजभाषा क्या है हमारी, कौन सी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, हिंदी की जननी कौन है, हिंदी का प्रारंभ कैसे हुआ, सभी इसी विषय पर डिस्कस करने वाले हैं। तो हम बता दें बच्चों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहकर वो अपने विचारों को दूसरे के सामने व्यक्त करता है। सपोज कर लीजिए एक मनुष्य है, अब ये अपने विचारों को प्रकट करने के लिए एक ध्वनि का उपयोग करेगा, एक ध्वनि की सहायता लेगा, जिससे अपने विचारों को क्या करेगा, प्रकट करेगा। तो समाज में रहते हुए मनुष्य दूसरे की बातों को जानने की कोशिश करता है। हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं और दूसरे के विचारों को सामने वाले से क्या करते हैं, सुनते हैं। या तो हम अपने विचार को बताएंगे या तो हम उसके विचार को सुनेंगे। तो इन विचारों को प्रकट करने के लिए एक छोटे छोटे ध्वनि आई, जिससे हम भाषा का नाम दिए। तो चलो हम डिस्कस करते हैं भाषा क्या है। तो भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन या माध्यम है जिसके द्वारा, भाषा वह साधन या माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को, मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, आदान प्रदान करता है या दूसरे के विचार को जानता है, या हम कह सकते हैं कि दूसरों के विचारों को जानता है, विचारों को जानता है, भाषा कहलाता है। अब आपसे ने कहा भाषा क्या है, तो भाषा वह माध्यम जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है या दूसरे के विचारों को जानने का प्रयास करता है, वही भाषा कहलाता है। हम भाषा के रूप की बात करें, भाषा के रूप, तो भाषा के भेद की बात करें, इसके रूप की बात करें, तो भाषा के दो भेद हैं, दो नहीं तीन। एक आपका है लिखित भाषा, चलिए पहला ले लेते हैं मौखिक भाषा। दूसरा है लिखित भाषा और तीसरा है सांकेतिक भाषा। कौन सी भाषा? सांकेतिक भाषा। मनुष्य अपने विचारों को इन तीन भाषाओं में व्यक्त करता है। मौखिक भाषा क्या होती है, लिखित भाषा क्या होती है और सांकेतिक भाषा क्या होती है, हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो मौखिक भाषा क्या होती है, तो हम इसको डैश कर लें और हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं मौखिक भाषा क्या होती है। तो आपको बता दें भाषा के जिस रूप से, भाषा के जिस रूप से मन व विचारों का हम आदान प्रदान बोलकर या सुनकर करते हैं। हमने कहा भाषा के जिस रूप से मन व विचारों का आदान प्रदान हम बोलकर या सुनकर करते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, मौखिक भाषा कहलाता है। मौखिक मीन्स होता है बोलना, मीन्स हमको लिखने की आवश्यकता ना हो, तो हम अपने विचारों को जैसे हम आपके सामने अभी प्रेजेंट टाइम में बोल रहे हैं, तो ये हमारे जो विचार हैं ये हम आपको मौखिक रूप से दे रहे हैं, तो ये हमारी मौखिक भाषा हो गई। लेकिन हमने यहाँ लिखना स्टार्ट कर दिया, तो ये हमारी कौन सी भाषा है, लिखित भाषा। तो जब मनुष्य अपने विचार को, अपने भावों को, अपने
अभिव्यक्ति को सुनकर या बोलकर प्रेजेंट करता है, हमारे सामने अभिव्यक्त करता है, तो उसे ही हम मौखिक भाषा कहते हैं। अच्छा, मौखिक भाषा हम लोग कैसे क्या करते हैं? जैसे नंबर 1 क्या लिखते हैं हम लोग आपस में बातचीत करना, बातचीत करना, क्या करना? बातचीत करना। फोन पर बात करना, फोन पर बात करना। फिर आपने कहा इस वक्त फोन पर बात करना, फिर आपने कहा कहानी सुनना। जब आपको दादी, आपकी नानी कहानी सुनाती हैं तो मौखिक सुनाती हैं, आपको लेटा लेंगे कहीं की उसकी कहानी सुना, चलना मामा आएंगे, दूध भात लाएंगे, ऐसे कहानी आप किसको सुनाती हैं? मौखिक। उसके बाद आप मौखिक कहानी सुनने के बाद आप गाने सुनना स्टार्ट करते हैं, गाना सुनना, या फिर आप कह देते हैं सुनाना, ये भी आप मौखिक करते हैं। आप कहीं जाते हैं तो आप क्या भाषा, जब आप कभी कॉलेज में देखते हैं कि 15 अगस्त होता है, 26 जनवरी होता है, तो इस पर जो शिक्षक या स्टूडेंट भाषण देते हैं, स्पीच करते हैं, स्पीच में क्या करते हैं? वो मौखिक बोलते हैं। तो ये सब किसके अंतर्गत आएगी? मौखिक भाषा के अंतर्गत आएगी। ठीक है, अब इसको डैश करते हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या है? तो मैं आपको बता दें, लिखित भाषा जब हम या जब व्यक्ति अपने विचारों की अभिव्यक्ति, लिख कर करें। जब हम अपने विचारों को लिख कर आपके सामने प्रेजेंट करें तो वो लिखित भाषा होती है। जैसे लिखित भाषा होती है, जैसे आपने देखा क्या? पुस्तक। आप किसी को क्या देते हैं? पत्र, लेटर। लेटर कई टाइप्स के दिए जाते हैं, लेटर हो गया। फिर आप देखते हैं समाचार पत्र पढ़ते हैं, समाचार पत्र पढ़ते हैं, वो भी लिखित में पढ़ते हैं। ठीक है, आदि, इन सब के कौन से उदाहरण हैं? लिखित भाषा के उदाहरण। इसके उदाहरण है लिखित भाषा के उदाहरण। जब हम अपने विचारों, अपने भावों को लिख कर व्यक्त करें तो वही हमारा लिखित भाषा होता है। पुस्तक आएगी, पुस्तक में आपके सभी मैटर लिखे रहते हैं, पत्र लिखे रहते हैं, समाचार पत्र, इन सभी जितने भी मैटर हैं ये आप सबके लिखे रहते हैं। चलिए अब हम आपको बता दें सबसे मेन पॉइंट कि जो लिखित भाषा है ये अस्थाई है, अस्थाई रूप है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछिए कौन सा भाषा अस्थाई होता है, तब आपको बता दें लिखित भाषा अस्थाई होता है। क्या होता है? अस्थाई होता है। ठीक, तो उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा भाषा किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि व्यक्ति अपने भावों विचारों को व्यक्त करने के लिए क्या करता है? एक संकेत का प्रयोग करता है, एक ध्वनि का प्रयोग करता है, भाषा कहलाता है। और भाषा के कितने भेद हैं? 3, लिखित भाषा, मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा। लिखित भाषा क्या है? जब व्यक्ति अपने विचारों को लिखकर व्यक्त करे। मौखिक भाषा क्या है? जब व्यक्ति अपने विचारों को बोलकर व्यक्त करे। और कौन सी भाषा अस्थायी होती है? तो अस्थायी रूप से लिखित भाषा होती है। अब हम एक लास्ट जो इसकी टाइप है, प्रकार है, वो आपका है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा। अब ये भाषा क्या होती है? जब हम अपने विचारों को संकेत के रूप में व्यक्त करें। आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं जब उन्हें भूख लगती है तो वो रोना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वो छोटे से रहते हैं, वो बोल नहीं पाते, ना तो वो बोल कर मौखिक रूप से ना तो लिखित रूप से अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। तो वो क्या करते हैं? संकेत देते हैं। जब रोना बच्चा स्टार्ट कर देता है तो हम समझ जाते हैं कि इसको भूख लगी है, अब इसको दूध की आवश्यकता है। क्लियर? ये मेन एग्जाम्पल है, समझिए, संकेतिक भाषा का। कभी कभी आप किसी को, जो गूंगा लोग होते हैं, देखिए वो संकेत करते हैं, वो आपको ऐसे कहेंगे, ऐसे मुझे भूख लगी है, ऐसे करते हैं, मीन्स मुझे प्यास लगी है या मुझे नींद लेना है। कभी कि हम लोग इशारा भी ऐसे कर देते हैं। तो ये सांकेतिक भाषा है। ये भी एक अस्थायी रूप है। ये भी क्या है? अस्थायी रूप है।
लेकिन अस्थायी रूप क्या होता है कि कुछ चीज़ को हम संकेत दिया, अस्थायी रूप को ऐसे समझ लीजिए कि अस्थायी रूप में नहीं आएगा, क्योंकि हमने आपसे कहा, हमने आपको ऐसे संकेत किया। अब आपके पास कोई सबूत है कि मैंने आपको ऐसे संकेत किया? तो लोग कहते हैं सर इन्होंने मुझे ऐसे किया, तो क्या उनको आपके पास कोई सबूत है कि ऐसे किया? सबूत तो नहीं है ना। तो ये आपका अस्थायी है, लेकिन आपका अस्थायी कौन सा है? लिखित। बहुत ही है। चलिए, हमने भाषा और भाषा के भेद पर अध्ययन कर लिया है। तो चलिए हम अब आपको बता दें कि इसका मेन डिफरेंस क्या है, मेन पॉइंट हम आपको बता दें। लिखित भाषा और मौखिक भाषा में अंतर। लिखित भाषा और मौखिक भाषा में अंतर क्या है? तो लिखित भाषा का मौखिक रूप परिवर्तनशील है। जो मौखिक रूप है ये क्या है? परिवर्तनशील है। इसे हम चेंज कर सकते हैं। हमने कहा आज बारिश होगी, फिर हमने कहा आज बारिश हो सकती है, आज बहुत गर्मी है, आज गर्मी है। लेकिन अगर हम ये एक बार लिख दिए कि आज बारिश होगी, तो ये चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये अपरिवर्तनशील है, अपरिवर्तनशील है और ये परिवर्तनशील है। इसीलिए इसको ज़्यादा मान्यता मिली प्राप्त है। लिखित आप कुछ भी कहते हैं, आप छुट्टी लेने जाते हैं विद्यालय में, जब आप एक हॉलीडे लेते हैं तो आपके टीचर्स कहते हैं हमें एप्लीकेशन चाहिए। आप एप्लीकेशन उसको देते हैं। जब आप उसको एप्लीकेशन देते हैं तो आप किस रूप में देते हैं? लिखित रूप में। जो कि आप छुट्टी मांगते हैं, जैसे मौखिक सर हम कल नहीं आएंगे, तो टीचर्स कहते हैं ठीक है एप्लीकेशन लिख के दे दीजिए। आप डीएम से कोई आदेश देते हैं तो आप डीएम से फ़ोन पे काम नहीं करते, हाँ हम चाचा बोल रहे हैं, हम ये काम करा रहे हैं, भैया दीजिएगा। नहीं, जो ऑफिसर लोग कहते हैं आप हमको एक लेटर दीजिए, रिटर्न फॉर्म में दीजिए, लिख कर दीजिए, तब हम आपको देंगे। इसीलिए इसको ज़्यादा मान्यता प्राप्त है और इसको कम मान्यता प्राप्त है। चलिए, ये तो हो गई भाषा और मौखिक भाषा में अंतर। अब हम डिस्कस किस भाषा पे करने वाले हैं? हम आपको बता दें, एक होती है राजभाषा। एक कौन सी भाषा होती है बच्चों? ये एक राज्य है और एक राजभाषा क्या होती है। तो इसीलिए इसको आप ऐसे न लिखकर ऐसे लिखेंगे। कुछ बच्चे ऐसे लिख देते हैं। ये राम है राजभाषा, राजभाषा। ये भाषा कौन सी होती है? हिंदी भारत की राजभाषा है, ये आप जान जाइएगा। जो हिंदी है वो किसकी है? भारत की राजभाषा है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? यह भारत के कोने कोने में बोली जाती है। कौन? हिंदी। हिंदी भारत के कोने कोने में बोली जाती है और प्रत्येक राष्ट्र की अपनी एक भाषा होती है। सही, जैसे इंग्लैंड में जाइए तो उसकी राजभाषा क्या है? अंग्रेजी है। ऐसे भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी है। अब हम आपको बता दें कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया। जानते हो, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। कहा गया कि जो सरकारी कामकाज है, जितने भी सरकारी दफ्तर हैं, जो भाषा होगी वो कौन सी भाषा यूज होगी? हिंदी भाषा यूज होगी। कब इसको स्वीकार किया गया? 14 सितंबर 1949 में। इसीलिए 14 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस मनाते हैं। अब आपसे पूछेगा विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? हम आपको बता दें 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये 2 पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। ये भी अब ठीक है, हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं कि हिंदी की जो राजभाषा है वो किस किस अनुच्छेद में है। तो हम आपको बता दें भाग 17 में अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो 343 से लेकर
351 का तक हिंदी भाषा का उल्लेख है। हिंदी भाषा का उल्लेख है। ये भी पॉइंट नोट कीजिएगा कि भाग किसमें है, 17 में। आर्टिकल किसमें है, 343 में। कहाँ से, 351 तक हिंदी भाषा का उल्लेख किया गया है। अब हम आपको बता दें, और राज्य जो हिंदी केंद्र सरकार की राजभाषा लिपि है। अब हिंदी की जो लिपि है, तो जो हिंदी की लिपि है वो है देवनागरी। ये भी नोट कीजिए। अब आपसे पूछेगा हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि। हिंदी का उल्लेख किस भाग में है, तो 17 में। इस अनुच्छेद में है 343 से लेकर 351 तक। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को। इस हिंदी दिवस 10 जनवरी को। हिंदी को कब राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया, तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। ठीक है। हिंदी किसकी भाषा है, तो हिंदी एक राजभाषा है। सरकारी कामकाज में कौन सी भाषा प्रयुक्त होती है, तो हिंदी सरकारी कामकाज भाषा में प्रयुक्त होती है। चलिए इसको हम डैश कर दें। ठीक है। अब हम आपको बताएं कि देवनागरी लिपि किस किस राज्य की है, लिपि है। हम आपको बताते हैं देवनागरी लिपि में देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा, पहला आपका तो हो गया नेपाली। नेपाली किस भाषा में लिखी जाती है, देवनागरी। दूसरा आपका है मराठी। तीसरा आपका है संस्कृत। और चौथा आपका है पाली। पांचवा आपका है प्राकृत। फिर छठा आपका है अपभ्रंश। और सत्ता आपका है हिंदी। देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा, नेपाली भाषा देवनागरी में लिखी जाती है, मराठी भाषा देवनागरी में, संस्कृत भाषा देवनागरी, पाली देवनागरी में, प्राकृत देवनागरी, अपभ्रंश देवनागरी में, और हिंदी की किसमें लिखी जाती है, देवनागरी में। ये पॉइंट आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन, संविधान में भारत की कितनी भाषाएं हैं, तो संविधान में भारत की 22 भाषा है। कितनी भाषा है, 22 भाषा है। ये भी आप रखिएगा, 22 भाषा हम आपको बता नहीं रहे हैं। ठीक है, नहीं तो आप कहेंगे कि 22 भाषा कौन कौन सी है। और बता दें, हिंदी पूरे विश्व में हिंदी बोली जाने वाली जो भाषा है वो दूसरे स्थान पर है। पूरे विश्व में हिंदी बोले जाने वाली भाषा है वो कितने स्थान पर है, दूसरे स्थान है। विश्व में बोली जाने वाली भाषा हिंदी दूसरे स्थान पर है। ये पॉइंट भी नोट कर लीजिए, ऐसा बहुत पॉइंट है। चलिए ये आपने नोट कर लिया है। अच्छा, ये तो राजभाषा हो गई, हम राजभाषा पर डिस्कस कर लिए। ठीक है। चलिए अब हम बताते हैं, एक होता है मातृभाषा। मातृभाषा जानते हो, चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं। एक अब होता है आपका मातृभाषा। ये कौन सी भाषा होती है, या जिस भाषा को सीखने के लिए किसी वातावरण, किसी विद्यालय की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये जान जाइएगा, जिस भाषा को सीखने के लिए विद्यालय नहीं जाना पड़ता, विद्यालय नहीं जाना पड़ता है, बल्कि बालक अपने माता पिता से सीखता है, अपने परिवार से सीखता है। ये मातृभाषा कौन सी होती है, इस भाषा को सीखने के लिए हमें विद्यालय नहीं जाना पड़ता है। अर्थात इसको हम कह सकते हैं कि जिस भाषा को बालक परिवार से या अपने माता पिता से सीखता है, माता पिता से सीखता है, वही क्या होता है, मातृभाषा होती है। तो याद रखिएगा,
कि मातृभाषा क्या होती है? जब बालक जो भाषा अपने माता पिता से, परिवार से सीखता है वही मातृभाषा होती है। ये विद्यालय से नहीं सीखा जाता। जब बच्चा छोटा सा होता है, अगर उसकी मम्मी बोल रही हैं हिंदी तो हिंदी बोलेगी, अगर उसकी मम्मी इंग्लिश बोल रही है तो इंग्लिश बोलना सीखता है। इसीलिए कुछ भाषा होती है तो बच्चा, इसीलिए शुरू में बच्चा किससे प्रेम करता है? अपने माता पिता से, और वो बच्चा माता पिता से सीख कर आता है। ठीक, चलिए लिप पर हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है, कि कौन कौन सी लिप क्या होती है। चलिए अब हम बता दें भाषा किसकी लिप देवनागरी होगी, किसकी लिप गुरुमुखी होगी, हम इस पर डिस्कस करते हैं। अब हम आपकी लिप की बात करें तो हमने कहा लिप क्या होती है? आरब में भाषा केवल बोली जाती थी, लिखी नहीं जाती थी। हम बता दें आरब में जो भाषा थी वो सिर्फ बोली जाती थी, लिखी नहीं जाती थी। लेकिन जब इसे लिखने की आवश्यकता पड़ी, इसे लिखने की क्या पड़ी? आवश्यकता पड़ी, तो इसके लिए कुछ ध्वनि, इसके लिए क्या किया गया? कुछ ध्वनि या चिन्हों का उपयोग किया गया। इसके लिए कुछ ध्वनि या चिन्हों का क्या किया गया? उपयोग किया गया। वही चिन्ह क्या कहलाए? वही ध्वनि क्या कहलाए? लिप कहलाए। क्या कहलाए? लिप कहलाए। ठीक है, चलिए अब हम आपको बता दें कौन सी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी हो गई तो आपको अभी हमने बताया देवनागरी लिपि में, ठीक है। आपने कहा संस्कृत, तो संस्कृत भी देवनागरी लिपि में। आपने कहा सर मराठी, तो हमने भी लिखकर बताया कि जो मराठी है वो भी देवनागरी लिपि। तो आपने कहा गुजराती, तो गुजराती की जो लिपि होती है वो भी किसमें है? देवनागरी में। आपने कहा पंजाबी, तो पंजाबी की जो लिपि होती है वो होती है गुरुमुखी, गुरुमुखी। फिर आपने कहा अंग्रेजी, तो जो अंग्रेजी की लिपि होती है वो होती है रोमन, ठीक है। फिर आपने कहा उर्दू, तो उर्दू की जो लिपि होती है वो होती है फारसी। फिर आपने कहा सर नेपाली, तो नेपाली की भी जो लिपि होती है वो हमने क्या बताया था? देखिए देवनागरी। ये इतनी भाषा है, ये आपकी भाषा है और ये उसकी क्या है? लिपि है। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा कि जो हिंदी है देवनागरी लिपि में बोली जाती है, संस्कृत है देवनागरी लिपि में, मराठी है देवनागरी लिपि में, गुजराती है देवनागरी में, पंजाबी गुरुमुखी में, अंग्रेजी रोमन में, उर्दू फारसी में और नेपाली देवनागरी में लिखी जाती है। हमने भाषा पर डिस्कस कर लिया, लिपि पर डिस्कस कर लिया, मातृभाषा पर डिस्कस कर लिया, राजभाषा पर डिस्कस कर लिया, राष्ट्रभाषा पर डिस्कस कर लिया। अब हम आपको बताते हैं व्याकरण क्या है। हम आपको बता दें कि एक होता है भाषा और जो व्याकरण है इसका बहुत गहरा संबंध है। इसका संबंध क्या है? बहुत गहरा है, ठीक है। जो भाषा को शुद्ध रूप देता है, भाषा तो बोली जाती है। हमने कहा मोहन गया बाजार, हमने कहा क्या है? मोहन गया बाजार। लेकिन व्याकरण क्या कह रहा है? यह वाक्य गलत है। मोहन बाजार गया मीन्स जो भाषा होती है, व्याकरण क्या करता है कि भाषा को शुद्ध रूप प्रदान करता है। व्याकरण क्या करता है? भाषा को शुद्ध रूप प्रदान करता है। जो व्याकरण है वो भाषा को क्या करता है? शुद्ध रूप प्रदान करता है। हमने कहा मोहन गया बाजार, लेकिन व्याकरण क्या कह रहा है? नहीं, मोहन बाजार गया। तो ये तो सेंटेंस भाई, ये तो भाषा है भाई, हमने बोल दिया। लेकिन व्याकरण की अगर दृष्टि से देखा जाए तो यह रॉन्ग है। तो व्याकरण क्या कह रहा है कि मोहन बाजार गया। जैसे हमने कहा हम पढ़ाई कर रहे हूँ, हम पढ़ाई कर रही हूँ। अब हम पढ़ाई कर रही हूँ नहीं, ये तो भाषा है, हम पढ़ाई कर रहे हूँ। लेकिन व्याकरण क्या कह रहा है? मैं पढ़ाई कर रही हूँ। क्लियर? तो मिस इसीलिए हमने आपसे कहा कि भाषा और जो व्याकरण है इसका बहुत गहरा संबंध है। व्याकरण किसे कहते हैं? तो भाषा के अशुद्ध रूप को शुद्ध करने को ही व्याकरण कहते हैं। जो भाषा को है या भाषा को शुद्ध रूप प्रदान करता है व्याकरण, ठीक है।
चलिए, व्याकरण के अगर हम अंग देखें तो व्याकरण के कई अंग हैं। अगर हम व्याकरण के अंग देखें तो व्याकरण के अंग की बात करें तो व्याकरण के अंग तो एक आपका होता है वर्ण विचार, वर्ण से आपके बन गए क्या शब्द विचार, और शब्द से ही आपके बन गए क्या वाक्य विचार। तो जो व्याकरण है, व्याकरण का संबंध भाषा में तो होता है, और भाषा के संपूर्ण रूप को वाक्यों के माध्यम से हम क्या करते हैं व्यक्त करते हैं। अब देखिए भाषा का संबंध व्याकरण से, अब क्या होगा कि जो भाषा है हम इसी के माध्यम से पूरे संपूर्ण में हर एक चीज़ें बोलते हैं सुनते हैं, लेकिन अब इसी को संपूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, वाक्य की आवश्यकता होती है, वाक्यों की आवश्यकता होती है। तो भाषा को बोलने के लिए किसकी वाक्यों की आवश्यकता होती है। तो इसी वाक्य बनाने के लिए क्या क्या होगा वो व्याकरण के अंतर्गत बताया गया है। पहले हम डिस्कस करेंगे वर्ड विचार पर, फिर शब्द विचार पर, फिर वाक्य विचार पर। आज के लिए इतना ही। यदि आपके लिए मेरे पसंद आए हों तो क्या करें, आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।